आज हम भारतीय राजनीति के सबसे दिलचस्प और चर्चित चेहरों में से एक अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक सफर का एक निष्पक्ष विश्लेषण करने वाले हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम एक बैलेंस शीट तैयार करेंगे। एक तरफ होंगे उनके गवर्नेंस मॉडल के ठोस आंकड़े और उपलब्धियां, और दूसरी तरफ होंगे वो गंभीर विवाद और टकराव जिन्होंने हाल के सालों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। इस पूरे सफर को हम कुछ अहम हिस्सों में बांटेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक एक्टिविस्ट ने सत्ता के गलियारों तक का सफर तय किया, उनके मशहूर दिल्ली मॉडल में आखिर क्या था, और फिर कैसे प्रशासनिक टकरावों और कानूनी लड़ाइयों ने इस पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले अध्याय से, एक ऐसा दौर जब एक आम आदमी ने दशकों पुरानी स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। भारतीय राजनीति में यह बदलाव कितनी तेजी से हुआ, जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से जन समर्थन जुटाना, फिर 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन करना, और अगले ही साल 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेना, सड़कों पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों से सीधे दिल्ली के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने का ये सफर वाकई हैरान करने वाला था। हालांकि हम सब जानते हैं कि ये पहली सरकार सिर्फ 49 दिन ही चली थी, लेकिन असली चमत्कार तो इसके बाद हुआ। इन आंकड़ों को देखिए। 2013 में 28 सीटें जीतने वाली पार्टी ने 2015 में 70 में से 67 सीटें जीतकर एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जनादेश हासिल किया। उनका वोट शेयर 54% से भी ज्यादा था, और सबसे दिलचस्प बात, 2020 में भी उन्होंने 62 सीटों और लगभग उसी वोट शेयर के साथ इस विशाल समर्थन को कायम रखा। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। आखिर इस भारी जीत के पीछे राज क्या था? इसका जवाब मिलता है उनके गवर्नेंस मॉडल में। चलिए इस बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड पर नजर डालते हैं। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत थी शिक्षा पर फोकस। इस डोनट चार्ट को देखिए। 2017-2018 के बजट में सरकार ने अपने कुल बजट का पूरे 25% हिस्सा, यानी करीब 11,300 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित कर दिया। इसका सीधा असर क्या हुआ? सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार, हजारों नए क्लासरूम और शानदार लाइब्रेरीज का निर्माण। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो शिक्षा के लिए इतना बड़ा बजट आवंटन अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हेल्थ केयर के मोर्चे पर इनका मास्टर स्ट्रोक था मोहल्ला क्लिनिक। अब यहाँ आंकड़े थोड़ी अलग कहानी कहते हैं। सरकार ने 1000 ऐसे क्लिनिक बनाने का एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था, लेकिन 2018 तक 187 क्लिनिक ही सक्रिय हो पाए। लक्ष्य भले ही पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इन 187 क्लिनिकों ने लाखों लोगों को मुफ्त बुनियादी चिकित्सा और दवाइयाँ दी, जिससे दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों पर बोझ काफी हद तक कम हुआ। लेकिन अगर आप दिल्ली के किसी आम नागरिक से पूछें कि इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत क्या थी, तो जवाब मिलेगा ये कल्याणकारी योजनाएं। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 20 किलोलीटर मुफ्त पानी और महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त सफर। इन नीतियों का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ा, चाहे वो किसी भी वर्ग या जाति के हों। और सरकार का दावा था कि ये सब कुछ बिना कोई नया टैक्स लगाए किया गया, बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ा। तो ये थी उपलब्धियों की तस्वीर, लेकिन सरकार चलाना इतना आसान नहीं रहा। इसके बाद शुरू होता है टकरावों का वो दौर जिसने दिल्ली के प्रशासन को बार बार कटघरे में खड़ा किया। इन सारे विवादों की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा संविधान को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो संविधान का अनुच्छेद 239A दिल्ली को एक विशेष दर्जा देता है। यहाँ एक चुनी हुई विधानसभा तो है, लेकिन कई अहम ताकतें, खासकर अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल यानी LG के पास होती हैं। और बस यहीं से शुरू होती है असली रस्साकशी। ये एक सीधा शक्ति परीक्षण बन गया। एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार जो कहती है कि हमें जनता ने भारी बहुमत दिया है, इसलिए फैसले लेने का पूरा हक हमारा है। दूसरी तरफ LG जो संवैधानिक नियमों के तहत अपनी निगरानी और वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने इसे बिल्कुल सही शब्दों में बयां किया था, ये चुने हुए और चुने गए के बीच की लड़ाई है। इस ढांचागत विवाद ने कई बार दिल्ली के विकास कार्यों को धीमा कर दिया, और इन प्रशासनिक टकरावों के बीच गंभीर आरोप भी सामने आए। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, सिर्फ एक। 2021 में जब दिल्ली कोविड-19 के भयानक ऑक्सीजन संकट से जूझ रही थी, तब ये बात सामने आई कि दिसंबर 2020 में 8 ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए फंड दिया गया था, लेकिन सिर्फ एक ही बन पाया। केंद्र द्वारा बनाई गई एक समिति ने दावा किया कि बाकी का फंड विज्ञापनों पर खर्च कर दिया गया। इस खुलासे के बाद सरकार की भारी आलोचना हुई। सबसे चर्चित विवादों में से एक था शीश महल विवाद, मुख्यमंत्री के 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाले सरकारी आवास के रिनोवेशन का मुद्दा। यहाँ शुरुआत और अंत के आंकड़ों का अंतर चौंकाने वाला है। शुरुआत में इस काम के लिए 7.91 करोड़ रुपए का एस्टिमेट पास हुआ था,
लेकिन कैग CAG की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इसकी फाइनल लागत 33.66 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। मतलब लागत में सीधा 342% का उछाल। कैग ने अपनी रिपोर्ट में इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। विपक्ष ने इसे सादगी के उस वादे का सीधा उल्लंघन बताया जिसके दम पर पार्टी सत्ता में आई थी। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा ही एक मिलता जुलता विवाद 2026 में तब भी सामने आया जब एक नए सरकारी बंगले में शिफ्टिंग हुई, जिसे राजनीतिक गलियारों में शीश महल 2.0 का नाम दे दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा भूचाल तो आना भी बाकी था। 2022 का दिल्ली आबकारी नीति मामला, जिसे आम बोलचाल में शराब घोटाला भी कहा गया। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि नई शराब नीति में जानबूझकर प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कमियां छोड़ी गईं और इसके बदले में एक साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। इन्हीं गंभीर आरोपों के चलते मार्च 2024 में वो हुआ जो आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी। हालांकि इस पूरी कानूनी ड्रामाबाजी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आया जब 27 फरवरी 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत के शब्द बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने कहा कि मामला न्यायिक जांच में टिकने में पूरी तरह से असमर्थ है। अदालत ने नेताओं को आरोप मुक्त कर दिया और सबूत न दे पाने के लिए जांच एजेंसियों को कड़ी फटकार भी लगाई। इसे पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी जीत और सच्चाई की जीत बताया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। CBI ने इस फैसले को अवैध बताते हुए तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका दावा है कि उनके पास पक्के सबूत हैं, इसलिए ये कानूनी लड़ाई आज भी जारी है। तो इन सब दावों, विवादों और कानूनी लड़ाइयों का नतीजा क्या निकला? अल्टीमेटली लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला जनता का होता है। जरा 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें। तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। 2020 में 62 सीटों के प्रचंड बहुमत वाली पार्टी 2025 में सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई और दशकों बाद दिल्ली में सत्ता परिवर्तन देखने को मिला। ये आंकड़े साफ गवाही देते हैं कि लगातार चलने वाले विवादों, आरोपों और टकरावों ने जनता के मूड और उनके जनादेश को गहराई से प्रभावित किया। अगर हम इस पूरे राजनीतिक सफर की बैलेंस शीट को एक साथ रखें तो हमें एक बहुत ही स्पष्ट दोहरी तस्वीर नजर आती है। एक तरफ वो गवर्नेंस डिलीवरी है, 25% शिक्षा बजट, मोहल्ला क्लिनिक और वो सब्सिडीज जिन्होंने सच में लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाला। लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ हैं वो संस्थागत विवाद, LG के साथ रोज का टकराव, शीश महल के खर्चे और शराब नीति मामले में हुई वो ऐतिहासिक गिरफ्तारियां। तो अंत में एक बड़ा सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा तो वो इन ठोस शासन सुधारों को इन बढ़ते संस्थागत विवादों के मुकाबले किस पलड़े में रखेगा? क्या लोक कल्याण के काम इन विवादों पर भारी पड़ेंगे या फिर विवाद ही इस सफर की असली पहचान बन जाएंगे? खैर, इसका आखिरी फैसला तो वक्त और मतदाता ही करेंगे। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।